सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। सभी को, सभी दोस्तों को आत्मवंदन। तो लॉ ऑफ वन यानी कि एक का कानून, एक का नियम या एक के तरीके। तो जैसा कि इस स्वाध्याय में बताया गया है कि आप इसमें दी गई समस्त जानकारियों को जान सकते हैं, मान सकते हैं और आप इसको सिरे से मना भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी पूरी तरह से आपकी फ्री विल है और अनंत रचयिता ने ये आपको दी है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इकाई अगर इस मटेरियल को, इस स्वाध्याय को अपनी भाषा में इसका अनुवाद करना चाहे तो इसके लिए भी उसका स्वागत है। और अगर कोई इकाई इस स्वाध्याय को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग करना चाहता है तो ये भी उसकी फ्री विल है, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी फिर उस व्यक्ति की, उस इकाई की होगी। तो आइए हम लॉ ऑफ वन के स्वाध्याय में आगे की तरफ चलते हैं। 42 सत्र चल रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 22 मार्च 1981 को की गई थी। और कल जैसा कि हमने देखा, रा और डॉन के जो संवाद चल रहे थे उसमें हमने ये पाया कि चक्रों की बैलेंसिंग के बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने चक्रों का नाम ना लेकर किरणों, कलर्स का नाम लिया कि जिन जिन चक्रों के जो जो कलर्स हैं उनका कलर्स का नाम लेके कि उनमें बैलेंसिंग होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो हमारी फोर्थ डायमेंशन है ना, जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, इस ये जो डायमेंशन है ये पूरी तरह से करुणा, प्रेम, प्यार से एकदम भरा हुआ है। तो जब यहाँ कोई आत्मा या जीवात्मा जब यहाँ पे आती है तो वो उस तरह से उसको अनुभव करती है, और जब भी कोई उन्हें मदद के लिए पुकारता है तो वो ये सोचती नहीं है कि इसमें मेरा नफा होगा कि नुकसान होगा, वो एकदम मदद के लिए चले जाते हैं। तो जब रा, जो सभ्यता है, जब इस धरती पे थे, जब वो फोर्थ डायमेंशन में आए तो उन्होंने भी उसी प्यार, उस सहानुभूति, उस करुणा को महसूस किया और वो भी एकदम से किसी की मदद के लिए एकदम से तत्पर रहते थे। और फिर चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए, चाहे वो शहीद ही हो जाए। लेकिन जब वो फिफ्थ डायमेंशन में गए तब उनको ये समझ में आया कि ये जो एक मदद जो हम करते हैं, एक करुणा, एक जो मतलब प्यार या प्रेम का जो भाव है, दया करुणा है, इसमें भी एक बैलेंसिंग व्यू चाहिए। अगर कोई हमसे मांग रहा है तभी हम अपनी करुणा दया उसके ऊपर डालें, अदरवाइज हम अपनी जबरदस्ती में, इससे हमारे ही चक्र इम्बैलेंस होंगे। तो पांचवी घनत्वता में जाने के बाद रॉ सभ्यता को भी ये समझ आया कि ये इस तरह से एक ज्ञान होना चाहिए, उस करुणा, दया और मतलब प्रेम की भावना में भी ज्ञान चाहिए, संतुलन, एक बैलेंस्ड व्यू चाहिए। तो ये हमने कल देखा। आज हम आगे चलते हैं। 42.7 डॉन। डॉन का प्रश्न है कि मैं इसकी, मतलब वो बता रहे हैं, प्रश्न नहीं है, मैं इसके लिए तीसरी घनत्वता में एक समानता बनाने की कोशिश करना चाहूंगा। तो जब रॉ ने यहाँ पे बताया कि फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन में किस तरह से आप भावनात्मक तरीके से बैलेंस करोगे, तो डॉन बोल रहे हैं कि थर्ड डायमेंशन का भी एक बताऊंगा मैं जिसमें समानता स्थापित हो रही है। वो ये कह रहे हैं
यहाँ कई इकाइयां तीसरी घनत्वता में दूसरों को शारीरिक समस्याओं में कई तरह से राहत देकर करुणा महसूस करते हैं, कई तरह से उनकी मदद की व्यवस्था करते हैं, जैसे भूख लगने पे उनको भोजन देकर, जैसा कि अफ्रीकी देशों में है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें चिकित्सीय रूप में से प्रबंध करने की आवश्यकता है, तो उनके लिए दवा लेकर आते हैं, और इन सभी सेवाओं में उन्हें काफी हद तक निस्वार्थ भाव से रहना पड़ता है। यह एक झुकाव या एक कंपन पैदा करती है, जो कि हरे रंग की किरण या चौथी घनत्वता के साथ सामंजस्य में होता है। हालांकि यह पांचवी घनत्वता की समझ के साथ में संतुलित नहीं है कि ये इकाइयां माध्यम का अनुभव कर रही हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए एक अधिक संतुलित प्रबंध उन्हें चौथी घनत्वता की जागरूकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करती है, बजाय ये कि उस समय उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का प्रबंध किया जाए, यानी कि उनकी शारीरिक जरूरतों को बाद में पूरा किया जाए। तो क्या ये सही है? यहाँ पे डॉन ऐसा पूछ रहा है। तो डॉन एक्चुअली जब रा ने ये बात बताई चौथी घनत्वता पांचवी घनत्वता में बैलेंसिंग की, तो रा ये बोल रहे हैं कि देखो थर्ड डायमेंशन में भी यही होता है। जब कुछ समस्या से हमने देखा अभी कोरोना काल में, या कहीं पे कोई त्रासदी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कैसे सब लोग खाना और दवाई और सब व्यवस्थाएं देने के लिए रेडी रहते हैं ना। तो जब कोई आपदा नहीं आई है, तब भी जो लोग भूखे हैं, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए कई लोग निस्वार्थ सेवा भावना से उनके लिए भोजन दे रहे हैं। जैसे अफ्रीकी देश तो बहुत ज्यादा गरीबी की हालत में, तो वहां पर ये सेवाएं और ये चीजें पहुंचाई जाती हैं। और ये इस काम में उन लोगों को बहुत हद तक निस्वार्थ रहना पड़ता है, कोई स्वार्थ की भावना से वो ये सब नहीं करते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है 51 और 49% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि 49% आप अपने बारे में सोचिए, बी सेफ, ये ना हो किसी की मदद करने में आप खुद को नुकसान पहुंचा ले या खुद ही शरीर छोड़ दे। तो 49 आपने अपने लिए किया, 51 फिर आप दूसरों के लिए करिए। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं, तो ये एक झुकाव, एक कंपन पैदा करेगा, एक वाइब्रेशंस पैदा होगी, जो आपके हार्ट चक्र को, हृदय चक्र को, हरी लाइट जो है, किरण है, उसको ये ओपन करेगी। और हार्ट चक्र का ओपन होना विच मीन्स फोर्थ डायमेंशन से आपका सामंजस्य बैठना। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं है, ये एक्सेसिव है, तो ये फिफ्थ डायमेंशन के लिए तो बिल्कुल भी संतुलन की अवस्था में नहीं है। क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में दया करुणा सब है, लेकिन एक बैलेंसिंग व्यू में है। कोई आपसे हेल्प मांगे तब ही हेल्प करना है, ये नहीं कि बस हमने देख लिया दयनीय स्थिति में है, वो हमसे हेल्प मांग ही नहीं रहा और हम हेल्प किए जा रहे हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद में उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर आप उनको ये करने के बजाय उनको शारीरिक जरूरत जो है वो बाद में पूरी करना, पहले आप उनको उचित शिक्षा दीजिए, आप उनको उचित ज्ञान दीजिए, जिससे कि उनको भी ये समझ में आए कि फोर्थ डायमेंशन के लिए क्या जरूरी है और किस तरह से उनको अपने इवोल्यूशन के लिए काम करना है। बाद में उनकी शारीरिक जरूरतों को आप चाहे उनको भोजन दे दो, फिर दवाई, लेकिन पहले उनको ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। इस तरह से वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भूखे मर रहा है तो आप जाके उसको पहले पढ़ाई कराओ फिर उसको भोजन दो, ये आगे बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले जागरूकता के लिए, चौथी घनत्वता में अगर जाना है तो जागरूकता के लिए पहले आप उचित शिक्षा दीजिए, फिर उनकी बाकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करिए। अगर एक एग्जाम्पल ले, तो जैसे हम लोग अपनी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट वो क्या कर रही है ना, कि वो शिक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन गुणवत्ता वाली शिक्षा ना देकर वो क्या कर रही है, गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया, सब्सिडीज दे दी, शादी फ्री में करा दी, मुफ्त में शादियों के वो करा दिए, घर उनको रहने को दे दिया, अनाजों पे उनको सब्सिडीज दे दिया। तो ये आप बाद में भी कर सकते हो, पहले आप क्या करोगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन दो, चाहे थर्ड डायमेंशन की या फिफ्थ डायमेंशन में आध्यात्मिक तौर पे भी देखें, तो ये वहां भी कनेक्ट करता है। तो रा आगे पूछ रहे हैं, यह गलत है। एक इकाई जो भूख से मर रहा है उसके लिए उचित प्रतिक्रिया उचित प्रतिक्रिया शरीर का पोषण है। आप इसे स्थिति और तथ्य के आधार से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो रा ने भी यहाँ बोला कि नहीं, गलत है, कि भाई ऐसा नहीं कोई भूखों मर रहा है और आप उसको ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, नहीं, पहले आप उसकी उस बेसिक जरूरत को, जो उस समय की जरूरत है, पहले आप वो पूरा करिए। और वो आप मूल्यांकन से कर सकते हैं कि पहले अभी हमें क्या देना है। कोई बीमार है,
उसका शरीर में पेन हो रहा है और हम उसको ज्ञान नहीं ले पाएगा वो, तो ये हमें मूल्यांकन करना होगा। दूसरी तरफ हालांकि आप अपनी धारणा में सही हैं कि जो हरि किरण है ना, प्रतिक्रिया, हरि किरण की जो प्रतिक्रिया उतनी शुद्ध नहीं है जितना कि ज्ञान से भरा हुआ इसे होना चाहिए। यह ज्ञान इकाई को उसके जीवन की गुणवत्ता से ग्रह की चेतना में सहयोग देने की सराहना करता है, जिसमें वह इकाइयां अपने कार्य या व्यवहार की परवाह किए बगैर किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पर जो रा कह रहे हैं कि वो चीज, वो धारणा तो गलत है। पहले आप मूल्यांकन कर लो कि पहले आपको किस चीज को एकदम से प्राथमिकता में देना है। बाद में उन्होंने ये बोला कि जो हरि किरण माने आपका जो हार्ट चक्र ओपन होगा ना, तो जब हृदय चक्र एक्सपैंड होता है तो सबके लिए असीम दया, करुणा, प्रेम, ममता निकलती है। लेकिन ये अगर इसका शुद्धिकरण नहीं है तो फिर क्या होगा कि इसको ज्ञान से भरा होना चाहिए, मतलब इसको बैलेंस व्यू, उतना आपको पता हो कि कितनी सेवा देनी है, कितना करना है और कहाँ पे क्या कितना करना है। यहाँ पे मुझे बुद्धा की एक बात याद आती है कि दया ही दुख का कारण है। अगर हृदय चक्र एक्सपैंड हो गया और असीमित दया, असीम दया दिखानी शुरू कर दी, तो मुझे लगता है कि वो इंसान परेशान हो जाएगा कि दुनिया में दुखी दुखी और मैं बस दया ही दिखा पा रहा हूँ, मैं कुछ कर तो पा ही नहीं रहा हूँ। तो दया ही दुख का कारण है, इस सेंटेंस से हृदय चक्र जो एक्सपैंड हुआ है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि स्वयं के संतुलन से ग्रह का संतुलन, अगर हम संतुलित रहेंगे तो हमारी एनर्जी से हमारा ग्रह भी संतुलन की अवस्था में रहेगा, और जो हमारी मदर मदर अर्थ है वो भी इस बात की सराहना करेगी कि चलो भाई, यहाँ के जो लोग हैं, जीवात्मा है, वो कैसे संतुलन की अवस्था में है, और इनके संतुलन से मैं जल्दी संतुलन की अवस्था में आ जाऊंगी। अदरवाइज यही संतुलन नहीं है, फिर इनकी एनर्जी असंतुलन की निकल रही है, उससे मैं इफेक्ट हो रही हूँ, तो ग्रह भी सराहना उसकी करते हैं। अब ये जो इकाइयां हैं ये अपने व्यवहार की तो परवाह नहीं करते हैं, ये बस ये परिणाम की अपेक्षा भी नहीं करते कि हमारे इस व्यवहार से क्या परिणाम आएगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग व्यू ही अपनाने को बोला है। फिर डॉन पूछते हैं, तो इस समय अफ्रीका के क्षेत्र में भुखमरी की अत्यधिक समस्या क्यों है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है या पूरी तरह से एक रैंडम घटना है? जैसा कि हमें पता ही है कि अफ्रीकी देशों में बहुत सारे अफ्रीकी देश है जहाँ पे भी भुखमरी की समस्या है, तो कोई आध्यात्मिक रीजन की वजह से ऐसा है या ये बस रैंडम है कि चलो उस समय ऐसा वहां पे ऐसा ज्यादा ही नहीं रहेगा? तो रा बोलते हैं कि आपकी पहली धारणा सही है कि यह भूखमरी और खराब स्वास्थ्य एक माध्यम की तरह काम करता है। हालांकि यह किसी भी इकाई की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है कि वह दूसरों की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए कुछ करे। और आवश्यक खाने के सामान और अन्य वस्तुओं को देना इस दिशा में उचित प्रतिक्रिया है, जिससे उस समय वो सिखाते हैं, जिसमें दूसरों के लिए प्रेम और सेवा की बढ़ती समझ भी शामिल है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ये है, यहाँ पे ये एक माध्यम लगा कर आए हैं, भूखमरी और खराब स्वास्थ्य का सीखने सिखाने के लिए एक माध्यम लगा के आए। फिर कोई व्यक्ति अगर चाहता है इनकी सेवा करना तो वो बिल्कुल कर सकता है, और इस तरह से वो क्या करेगा कि सीखने सिखाने की समझ को भी डेवलप करेगा कि कहाँ कैसे मदद करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। फिर डॉन पूछते हैं कि ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने के विषय में उन इकाइयों के बीच में क्या अंतर है जिसमें से एक व्यक्ति जो भावनात्मक स्थितियों में अपनी भावनात्मक रूप से चार्ज प्रतिक्रियाओं को दबा देता है, और दूसरा व्यक्ति जो संतुलित है और इसलिए वास्तव में भावनात्मक रूप से चार्ज की गई स्थितियों से अप्रभावित है। तो डॉन यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई दो व्यक्ति हैं, एक वो है जो परिस्थितियां आई और भावनात्मक रूप से अगर पॉजिटिव सिचुएशंस आई तो खुश हो गया, नेगेटिव आया तो एकदम ही टूट गया। माने भावनात्मक रूप से जब कोई मतलब इमोशंस आए उसकी तरफ तो वो उस इमोशंस के अकॉर्डिंग वो हो गया उस व्यक्ति में, और एक ऐसा व्यक्ति जो संतुलन की अवस्था में, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, वो अप्रभावित है। तो इन दोनों की ऊर्जा केंद्र को जब एक्टिव करेंगे तो इन दोनों इकाई जो है ना, एक संतुलित है भावनात्मक रूप से, एक नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ऐसा वो डॉन पूछ रहे हैं। तो रा बोल रहे हैं कि इस प्रश्न में गलत धारणा है। वास्तव में संतुलित व्यक्ति के लिए कोई भी स्थिति भावनात्मक रूप से चार्ज हो ही नहीं सकती। इस समझ के साथ हम यह कह सकते हैं कि भावनाओं को दबाने से एक व्यक्ति तब तक ध्रुवीकृत नहीं होता है जहां तक वह सहज तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से
उस स्थान या समय के माध्यम का इस्तेमाल नहीं करता है। इस प्रकार उसके ऊर्जा केंद्र हल्के हो जाते हैं। हालांकि कुछ इकाइयों का झुकाव पॉजिटिव हो सकता है यदि वे दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को दबाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो, जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पे संतुलित है ना, उसके लिए तो कैसा भी इमोशन आ जाए वो तो उसको फर्क डालेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल स्थिर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये बोला कि देखो, ऐसे व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, ये सोच के कि यार क्या पता सामने वाले को गुस्सा ना आ जाए, या फिर ये सोच के कि मुझे क्या ही करना है, दुनिया का कुछ होता रहे अच्छा बुरा, मुझे क्या करना है। ऐसे व्यक्ति भी, या फिर ऐसे भी जो ये सोच लेते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, मुझे क्या लेना देना है उसके उसके समस्या है, मुझे क्यों उसमें पढ़ना है। ऐसे लोगों का ध्रुवीकरण यानी कि कह सकते हैं कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो 49 और 51 का रेशियो है ना, उसमें से वो ना खुद की सेवा की तरफ जा पाते हैं, ना वो दूसरों की सेवा की तरफ जा पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मध्यम मार्ग नहीं अपनाना है, यहाँ न्यूट्रल नहीं बने रहना है। यहाँ आपको दो में से किसी एक पाथ को चुनना पड़ेगा, या तो खुद का या दूसरों का। तो जो लोग अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, उनका ध्रुवीकरण यानी कि क्या बोलना चाहिए, ध्रुवीकरण यानी कि खुद की सेवा या दूसरों की सेवा, ये दो में से कुछ चूज नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में उनके चक्रार डिम हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है, उनकी रोशनी या उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कैसा भी इमोशन आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लाइए और दूसरों की सेवा करने में उसको, अपने इमोशंस या अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर डॉन कह रहे हैं, रॉ कह रहे हैं। फिर रॉ आगे बोल रहे हैं, वह व्यक्ति जिसने महसूस करने के लिए माध्यमों के साथ काफी लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उन माध्यमों को आवश्यक नहीं पाया हो, वह अभी तक संतुलित नहीं है। लेकिन अनुभवात्मक निरंतरता का पारदर्शिता के कारण उस व्यक्ति का कोई विध्रुवण नहीं होता है। इस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने और स्वयं को जानने की क्षमता में क्रमिक वृद्धि उस व्यक्ति को एक सच्चे संतुलन के और करीब लाएगी। लेकिन इस समय माध्यमों की प्रक्रिया आपकी धरती पर तीव्र होने के कारण हम धैर्य रखने का अनुरोध और सुझाव आपको देंगे, और लगातार सीखने और सिखाने की अवधि में इसके उपयोग की सराहना करेंगे। अब इसमें राह ऐसा बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय तक अनुभव लिए जा रहा है, मतलब वो सिर्फ अभी तक उसने केवल सीखा है और वो चुप रहता है हर सिचुएशन में, चाहे उसे कोई बुरा बोल दे चाहे कोई उसको भला बोल दे, वो सिर्फ चुप रहता है, केवल अनुभव लिए जा रहा है। तो ये भी सही नहीं है। अभी भी वो आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति जो चुप रहते हैं, जो किसी ने गाली दी चुप रह गए, परिवार में किसी ने कुछ बोला चुप रह गए, कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, अच्छा बुरा बताया नहीं, वो व्यक्ति ऊपर से दिखाएगा कि देखो मैं कितना सहनशील हूँ, बट अंदर से वो उतना ही इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। अब यहाँ जो एक बात कही गई है वो मुझे जो कनेक्ट किया वो बता रही हूँ, कि इन माध्यमों की प्रक्रिया जो है, सुख और दुख का माध्यम बोल दो, आपकी धरती पर तीव्र होने के कारण आपको धैर्य रखने का हम सुझाव देंगे। मतलब राह यहाँ बोल रहे हैं, आगे का जो समय आएगा वो ऐसा आने वाला है कि ये जो माध्यम लगे हैं ना आपकी धरती पे, ये तीव्र होने वाले। मतलब मुझे यहाँ एंड टाइम मैडनेस जैसा कुछ लगा, कि एंड टाइम मैडनेस जब होगी ना तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आप फीलिंग्स दबाते आ रहे हो कि नहीं मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, मे बी वो एंड मोमेंट पे जाके एकदम फूट जाए, मैं जिंदगी हो गई मुझे तुम्हें सहन करते करते, मैंने तब से ये सहन कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो ऐसा ना हो इसलिए आप धैर्य धारण करें, उन्होंने सुझाव दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त रहते आप अपने इमोशंस को जाहिर भी करें, आप एकदम चुप ना हो, क्योंकि ऐसे में आपका ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। आपको ही समझ में नहीं आएगा आप किस तरफ जाना चाहते हो, खुद की सेवा के लिए या दूसरों की सेवा के लिए। तो आप अपने आप की जो एक डेवलपमेंट आप करते आए हैं, क्रमिक विकास, उसमें आप अपने आप को देखिए कि आपका झुकाव विचारों में किस तरफ जा चुका है अपने अंतर्मन में, और बाहर आके उसको आप व्यक्त करें और वो चुने। फिर डॉन बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि भावनात्मक स्थिति से वह प्रभावित है, या यदि वह भावनाओं के प्रवाह को दबा रहा है, या यदि वह संतुलन में है और वास्तव में अप्रभावित है। तो डॉन पूछे भी कैसे पता करोगे कि कोई भावनात्मक तौर पे प्रभावित है, अप्रभावित है, कैसे पता करेंगे, या संतुलन में है। राह बोल रहे हैं, हमने इस बिंदु पर बात की है, इसलिए हम संक्षेप में यह दोहराएंगे कि संतुलित व्यक्ति के लिए किसी भी स्थिति का भावनात्मक चार्ज नहीं होता है, और यह किसी भी अन्य स्थिति की तरह ही होती है।
जिसमें इकाई को सेवा का अवसर भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। इस एक इकाई मतलब एक इकाई का ये जो रवैया है ना, वो जितना अधिक निकट इस रवैये के प्रति रहेगा, उतनी ही वो इकाई संतुलन के करीब रहेगी। कहने का मतलब है कि कैसे पता करोगे कोई संतुलित है या नहीं है। आप देखिए कि किसी भी परिस्थिति में उसका रवैया कैसा है, वो जितना संतुलित है, जितना अप्रभावित है स्थितियों से, कभी उसको सेवा का अवसर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे तो कुछ काम मिला ही नहीं, और मिल गया तो इतना खुश नहीं हो जाएगा कि अरे वाह देखो मेरे को ये मिल गया। सम रहेगा, वो बीच में रहेगा, तो इससे वो उतना ही संतुलन के करीब रहेगा। आगे राम बोलते हैं कि यह हमारी सिफारिश नहीं है कि माध्यम की प्रतिक्रियाओं को तब तक दबा दिया जाए जब तक कि ऐसी प्रतिक्रियाएं एक बाधा न हो, जो एक से दूसरे के लिए एक के कानून के अनुरूप ना हो। अनुभव को व्यक्त करने की अनुमति देना बेहतर है, ताकि इकाई इस माध्यमों का पूर्ण उपयोग कर सके। तो राय यहाँ सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आपको अपने किसी भी प्रतिक्रिया को दबाना नहीं है। प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। एक तो आप एकदम से रिएक्ट कर दो, तो आपने चिल्लाया तो सामने वाला दुगना चिल्लाएगा, फिर आप चिल्लाओगे फिर वो चिल्लाएगा। तो आप चाहते हो कि झगड़ा ना हो इसलिए आप चुप रह जाते हो, नहीं। क्या कर सकते हो आप, प्यार से भी, या बाद में, या थोड़ा माहौल शांत हो जाए, आप उसको एक मजाक या हंसी मजाक के वे में भी आप उसको बता सकते हो कि आप यहाँ पर गलत थे, बट प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ये जरूरी है। ऐसा राय यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रतिक्रिया भी एक के कानून, एक के ज्ञान की तरह हो, एकत्व की तरह हो, वननेस की तरह हो, कि सामने वाले में भी मेरा ही अंश है, तो मुझे उसे एकदम से इंसल्टिंग वे में नहीं बोलना है। एक प्यार, लव एंड लाइट के फॉर्म में जाके उसको बताना है। फिर डॉन बोल रहे हैं कि यह कैसे पता लगता है कि कौन से ऊर्जा केंद्र सक्रिय है और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और कौन से ऊर्जा केंद्र सक्रिय नहीं है और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो राय यहाँ बोलते हैं कि एक व्यक्ति के विचार, उसके एहसास या भावनाएं, और सबसे कम उसका व्यवहार खुद के द्वारा खुद को सीखने या सिखाने के लिए एक साइन पोस्ट है। एक दैनिक चक्र में अपने अनुभवों की समीक्षा करके एक इकाई यह आकलन कर सकती है कि वह किसे अनुचित व्यवहार, विचार, एहसास और भावनाएं मानती है। इकाई अपने इन अनुचित गतिविधियों की जांच करके विकृतियों को उचित कंपनता की किरण में रख सकती है, और इस प्रकार यह देख सकती है कि कहाँ काम करने की आवश्यकता है। अब हमारे जो नीचे के तीन लोअर चक्र हैं, रूट चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुरम, इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि तीनों की अपनी अपनी क्या विशेषता है, बट सभी को ये पता होगी। तो आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को नोट करिए कि आप कौन सी भावना, क्या आप कंपैरिजन की भावना में थे, क्या आप जेलस की भावना में थे, क्या आप बस कमियां निकाल रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, उसके पास तो वो है। तो अपनी इस तरह की भावनाओं को, एहसासों को, विचारों को आप नोट करिए, एहसासों को भी नोट करिए। और फिर शाम को, या जब पूरा हो जाए दिन का, आप देखिए कि आप कौन सी भावना में आज दिन भर थे, और उसके अकॉर्डिंग आप चक्रों को देख सकते हो कि ये भावना इस चक्र से संबंधित है, मतलब मेरा ये चक्र वीक है, तो मुझे यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। ऐसा उसमें बताया गया है। फिर डॉन बोल रहे हैं, पिछले सेशन में आपने कहा था कि कोई व्यक्ति यदि काफी हद तक उपवास के माध्यम और उसमें योजना के तरीकों के बारे में जागरूक है, तो वो इच्छा की एकाग्रता और केवल विश्वास के माध्यम से ही उपवास, डाइट और अन्य समान शरीर के अनुशासन किए बिना खुद की रिप्रोग्रामिंग कर सकता है। प्रोग्रामिंग के कौन से तरीके हैं जो हमारे हायर सेल्फ यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करते हैं कि तीसरी घनत्वता के जीवन की प्रयोगशाला में कौन से इच्छित सबक सीखे जाने चाहिए। तो डॉन यहाँ पूछ रहे हैं कि भैया देखो, आपने कहा था कि कोई व्यक्ति काफी हद तक जैसे उपवास के माध्यम से या कोई प्रोग्रामिंग या कोई धारणा को वो अपना ले, और उसके बाद में फिर वो एकाग्रता और विश्वास के माध्यम से, और मतलब वो क्या कहता है, खुद की रिप्रोग्रामिंग कर सकता है। उसको पता है कि यहाँ पे जो बताई गई है चीजें, वो माइंड सेट बन चुकी है, रॉन्ग है, और खुद की रिप्रोग्रामिंग करके विश्वास के माध्यम से, उपवास के माध्यम से वो खुद की रिप्रोग्रामिंग कर सकता है। ऐसा उसमें वो बता रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग मतलब पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा तरीका है जो हमारी हायर सेल्फ उन तरीकों को चुनकर थर्ड डायमेंशन में हमारे लिए कौन कौन से सबक जरूरी है वो चूज करती है। अच्छा, मुझे यहाँ क्वेश्चन पूछना है, हम कंटिन्यू करें या मेडिटेशन का टाइम, मतलब आज करना है क्या?
हाँ, मेडिटेशन 21 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। तो फिर अभी टाइम क्या हो गया है? 9:28। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ या जल्दी से कर देती हूँ। जी। नहीं, नहीं हो पाएगा। क्या करूँ? चलिए मेडिटेशन करते हैं। इस पेज को पूरा कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो डॉन ने यहाँ पूछा कि आपने ऐसा बताया था कि भैया कोई व्यक्ति उपवास या फिर विश्वास और इच्छा की एकाग्रता के माध्यम से अपने अपने को रिप्रोग्राम कर सकता है, और हायर सेल्फ ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि थर्ड डायमेंशन के लिए क्या क्या उचित सबक हैं जो सीखने चाहिए, तो वो कैसे, कौन से तरीकों से, वो कौन से प्रोग्रामिंग के तरीकों से वो ये हायर सेल्फ सुनिश्चित करती है। तो राह बोल रहे हैं कि इच्छा और विश्वास के पोषण या बढ़ने के लिए केवल एक तरीका है, और वह है ध्यान को केंद्रित करना। जिन्हें आप बच्चे कहते हैं, उनका ध्यान देने का समय काफी कम माना जाता है। आपके अधिकांश लोगों का आध्यात्मिक ध्यान बच्चों के जैसा है। इस प्रकार यह किसी का ध्यान आकर्षित करना और उसे एक जगह टिकाकर रखना और चाहे वैसी उसकी प्रोग्रामिंग करना आपकी अपनी इच्छा का एक विषय है। यह जब जारी रहता है, इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। पूरी गतिविधि तभी हो सकती है जब यह विश्वास हो कि इस अनुशासन का परिणाम संभव है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि एक ही तरीका है। आप अपने रिप्रोग्रामिंग अगर करना चाह रहे हो ब्रेन की, एक ही तरीका है, और वो आप ध्यान को, मतलब ध्यान को केंद्रित करना। और वो तरीका कोई भी हो सकता है, कोई भी ध्यान की विधि हो सकती है। आप किसी जो आपकी आत्मा को सूट कर जाए उस एक विधि को आप पकड़ लें और उसको अपना लें और उसी पर फोकस रहें, उसी को बार बार दोहराएं, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राह बोल रहे हैं कि आपकी धरती पे अधिकांश लोग ना बच्चों जैसा ध्यान करते हैं। बच्चे कैसे चंचल होते हैं ना, ये ध्यान पकड़ लिया, फिर वो ध्यान कर लिया, फिर कुछ दिन और कर लिया, कुछ दिन और कर लिया, फिर उनको कोई परिणाम नहीं मिल पाता है, तो फिर वो बड़े भ्रमित से हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप अगर अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, किसी एक विधि पे आप ध्यान केंद्रित करें, और ये तभी हो पाएगा जब, मतलब इच्छा शक्ति को मजबूत ये करेगा, तब तक ये तभी तक जारी रहेगा जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। और अगर आप इसमें अनुशासित तरीके से इसको करते हैं, तो अनुशासन का जो परिणाम है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे पास अभी 2 पेज बचे हैं और आई थिंक समय उतना नहीं है, तो फिर हम कल के लिए इसको छोड़ते हैं। तो जैसा कि, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि राह हमेशा अंत में कहते हैं कि हम आप सभी को अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़े चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता जी। थैंक यू। अभी रह गया लेकिन 2 पेजेस फिर भी रह गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अंकिता जी। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.